नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम परियोजना को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर द्वारा परियोजना पर हुए खर्च और इसके संचालन के लिए अब तक अलग सेटअप स्वीकृत नहीं होने का मुद्दा उठाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद अजय चंद्राकर ने अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया। प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना का निर्णय 10 मार्च 2022 को लिया गया था। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा को बढ़ावा देना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 से 24-25 तक परियोजना के लिए 129 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। मल्टीपर्पज डाइनिंग हॉल, सामुदायिक किचन, प्रसाधन कक्ष सहित अन्य निर्माण कार्यों पर करोड़ों खर्च हुए। बात करें तो 104 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हालांकि संचालन के लिए अब तक अलग सेटअप स्वीकृत नहीं किया गया है। पूरक प्रश्न के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि बिना सेटअप और उपयोगिता सुनिश्चित किए करोड़ों रुपए खर्च करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये बिजनेस रूल्स के अनुरूप है और अधिकारियों की जवाबदेही की तय करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता के कारण इतने बड़े पैमाने का लोकधन खर्च किया गया है। इस टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल खड़े हुए और आपत्ति जताते हुए कहा कि सेवाग्राम की घोषणा विधानसभा में की गई थी और बजट प्रावधान के अनुसार कार्य कराया गया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार ने भी परियोजनाओं का अध्ययन कर इसे आगे बढ़ाया है और काम नहीं रोका है। बघेल ने आरोप लगाया कि अजय चंद्राकर उनकी बात सुनने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। विवाद बढ़ने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि परियोजना का पूर्ण रोडमैप पहले ही स्पष्ट था, लेकिन वर्तमान सरकार फेज 3 के तहत आवश्यक स्वीकृतियां दे रही है। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से सेवाग्राम का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा और भविष्य में लोकधन का समुचित उपयोग किया जाएगा। सदन में हुई तीखी बहस के बाद अजय चंद्राकर ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को आहत करना नहीं। उन्होंने अपनी टिप्पणियों पर खेद व्यक्त किया है, जिस पर भूपेश बघेल ने उनका धन्यवाद किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सेवाग्राम परियोजना में जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हुआ था या फिर पूरी योजना के करोड़ों खर्च सिर्फ दिखा दिए गए। इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस होगी आज की, लेकिन पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए। तो विकास या लोकधन, विकास हुआ है या नहीं, या सिर्फ लोकधन का इस्तेमाल हुआ है? चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनादि शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का बड़ी बहस में। और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सेवाग्राम परियोजना में सच में धांधली हुई है? अनादि जी। जी, धन्यवाद आपका। दर्शकों को नमस्कार, साथी प्रवक्ता को नमस्कार। देखिए, ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि इसकी जितनी भी चीजें हैं वो विधानसभा से पारित की गई थी। वहां सर्व स्वीकृति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसका मूल उद्देश्य यही था कि गांधी जी ने जैसे वर्धा में जो संचालित होता है सेवा आश्रम, उसी की तर्ज पर इसको बनाया जाए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, वहां के ग्रामीण लोग और उनको रोजगार भी प्रदान किया जाए और संस्कृति को भी रक्षा की जाए, कारीगरों को प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाए। तो इसमें तो पूर्णतः पारदर्शिता है। जितनी भी राशि का उपयोग हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाने में खर्च होना चाहिए था, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ओपी चौधरी जी ने भी इस चीज को विधानसभा में स्वीकार किया है कि प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चरल काम था वो पूरा हो चुका है और इसको आगे कैसे संचालित करना है उस पर आगे का फेज जब शुरू होगा तो उस पर काम किया जाएगा। इसमें पारदर्शिता तो पूर्णतः दिखाई देती है यहाँ पे। अब अजय चंद्राकर जी जो सवाल कर रहे थे कि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वजह से बना है, तो बताइए आप, महात्मा गांधी क्या सिर्फ एक व्यक्ति के है? पूरे देश की नहीं है। हर व्यक्ति महात्मा गांधी को पूजनीय नहीं मानता है या उनके आदर्शों को नहीं मानता है। तो ये तो वही बात हो गई कि आप अपनी सरकार चल रही है तो आप कुछ भी सवाल करेंगे और आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि सामने वाले आपको उस तरह से आंसर करें, और फिर जब उत्तर देने के लिए भूपेश बघेल जी खड़े होते हैं तो उनसे अजीब तरीके से उनसे सवाल जवाब और उनको जवाब दिया जाता है। तो पारदर्शिता तो बिल्कुल है इसमें। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष भी इस चीज को समझती है, क्योंकि ओपी चौधरी जी
जब से ये सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी की, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने का ही काम किया और आगे भी इसको पूर्णतः संचालित करने की, इसके मूल स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये योजना बहुत अच्छी है और प्रदेश के लोगों के लिए, महात्मा गांधी की सोच को वहां तक जोड़ने के लिए, जिसमें वो हमेशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते आए थे, तो इन्हीं सारी चीजों को मिला जुला करके ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और इसकी बिल्कुल सराहना होनी चाहिए, इसमें तो कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती है। ठीक है, इसी पर रिएक्शन लूंगी मैं। निशिकांत जी, आपका जवाब। तुलसी जी आपको और शुक्ला जी को संध्या जी। नमस्कार जी। वास्तविकता है कि महात्मा गांधी जी को ध्येय में रख के ऐसी योजना का प्रारंभ करना, और वास्तविकता है कि जब आपने 2022 में इसको प्रारंभ किया तो 2023 तक इसमें लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि का उसमें बजट का प्रावधान भी हुआ, उसमें उतनी राशि का लागत भी आई। अब उसको डिसकंटिन्यू करना हमारी सरकार ने उचित नहीं समझा। महात्मा गांधी जी के नाम से है तो वास्तव में सेवाग्राम का जो भाव है वही हमारा भाव अंत्योदय के भाव है, कि आखिरी व्यक्ति तक उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, सृजन के लिए उसका प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से इसको बनाया गया इस योजना को, आदरणीय चंद्राकर जी का जो प्रश्न था वो मूलभूत प्रश्न था, जिसका आदरणीय ओपी चौधरी जी ने जवाब दिया कि जब आप इसका निर्माण कर रहे हैं तो संस्था कौन इसको संचालित करेगी। तो जिस प्रकार से उसमें शिक्षा भी इंक्लूड है, जिस प्रकार से खेल इंक्लूड है, जिस प्रकार से रोजगार के लिए मतलब स्किल्ड करने का काम है, तो वो भी पंचायत से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको कंक्लूड करके इसको संचालित करने की बात माननीय ओपी चौधरी जी ने कही। लेकिन जैसे ही ये प्रश्न उठाया गया, तो क्या कारण था कि आदरणीय भूपेश बघेल जी खड़े होकर इस पे जवाब दे रहे, जबकि प्रश्नकाल चल रहा था, अजय चंद्राकर जी का जवाब दे रहे थे वित्त मंत्री जी। विषय ही आता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, क्योंकि मनसा, जिस प्रकार शुक्ला जी ने कहा कि मनसा या पारदर्शिता की कोई कमी नहीं, बस इंटेंट ये था कि जब आप इसको प्रारंभ कर रहे थे और आपका मतलब बहुत बड़ा आपने विजन रखा था इसके लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम से था, तो उसको अपने कालखंड में पहले ही शुरू करके समाप्त करके इसका संचालन शुरू कर देना था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, तो हमारी सरकार ने आपकी नीतियों का पे अमल नहीं किया। आपकी नीति थी जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो योजनाएं संचालित थी उसका नाम बदल के आपने दूसरे नाम से कर दिया, वैसा हमारा इंटेंट नहीं था। हमने उस योजना को आगे भी बढ़ाया, उसमें और बजट का प्रावधान करके उसको और निर्माण की गति बढ़ाई। बस ऑब्जेक्ट इतना ही है कि जब जन का धन लगाए, मतलब प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से अगर ये निर्माण हो रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट इतना होना चाहिए कि उसका लाभ अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और सेवाग्राम की जो भावना थी, वही भावना पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि हम भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश सरकार चलाना चाहते हैं, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से हॉकी स्टेडियम की बात हो रही है, जिस प्रकार से स्कूल की बात हो रही है, तो शिक्षा विभाग को इसमें जोड़ना पड़ेगा, हमें पंचायत विभाग को इसमें जोड़ना पड़ेगा रोजगार सृजन करने के लिए। स्किल डेवलप करना है तो वो तो हम कर ही रहे हैं लाइवलीहुड के माध्यम से, वो हमारा इंटेंट भी है कि रोजगार का सृजन करके स्वरोजगार की दिशा में अगर प्रदेश के युवा आगे बढ़ते हैं तो भी काफी चीजें एमुलेट हो सकती है। उसी दिशा में हमारे प्रदेश की सरकार आगे बढ़े। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न बस इतना ही है कि क्या कारण था, किस भय से आदरणीय भूपेश बघेल जी खड़े होके सदन को इंटरप्ट कर रहे थे। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी आजादी जी से कि कहीं कोई इसमें जी ना, आप पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं वही कह रहा था कि आदरणीय भूपेश बघेल जी जब खड़े हुए तो मुझे ये लगता है किसी न किसी भय से खड़े हुए, क्योंकि जब योजना उनके स्वस्थ मन से संचालित हुई थी, आगे भी जब सरकार बदली, हमारी सरकार आई, तो उसका न नाम बदला गया, न स्वरूप बदला गया, बल्कि और तेजी से निर्माण की गति को और तेजी दिया गया। उसका कारण बस यही था कि अगर इतने प्रदेश के संसाधन को लगाया गया उसमें, तो उससे ज्यादा लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके, उस दिशा में हम अग्रसर हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी क्यों स्वयं वो खड़े होकर उसका जवाब देने के प्रयास करते, जो जवाब ओपी चौधरी जी को देना था। जी तुलसी जी, बिल्कुल, देखिए मैं आप दोनों को रुक रही हूँ, लेकिन इस बीच कुछ बयानबाजी सामने आई जो आज सुबह हुई है, वो दर्शकों को सुनाना बेहद जरूरी है। चर्चा हो रही है, लेकिन बयान क्या सामने आए हैं तीनों के, हमारे तीनों नेताओं के, वो सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए।
जिस शब्द से पूर्व मुख्यमंत्री जी उत्तेजित हो रहे थे, स्वेच्छाचारिता शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। जनता के 200 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, कोई सेटअप नहीं, कोई योजना नहीं, कोई परिभाषा नहीं किसी चीज की, और ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना चाहिए। उस प्रश्न का मतलब यह था कि लोक धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी की स्वेच्छाचारिता को पूरा करने के लिए। मैंने तो पूछा सेटअप क्यों नहीं स्वीकृत हुआ, क्यों उसका दस्तावेज नहीं रखा गया विधानसभा में? आप बता सकते हैं क्या मुझे, क्या राम राज्य में काम होगा? क्या है राम राज्य की अवधारणा कांग्रेस की दृष्टि से? बताएं। क्रिएटर्स रैंप वॉक करेंगे, कलाकार रहेंगे, तो क्या कलाकार? अभी विधेयक में तो एक एक शब्द परिभाषित है। आवेदक क्या होगा, निर्णयकर्ता क्या होगा, जितनी चीजें आती हैं, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट प्लान बनाया था क्या? ये बताएं, यदि इतनी नैतिकता है तो। अजय चंद्राकर जी पिछले विधानसभा में थे, ये बात सही है कि ओपी चौधरी उस सदन में नहीं थे, और मैं केवल वो कह रहे थे स्वेच्छाचारता है और किसी के मनमर्जी से थोड़ी चलेगा, तो मैं केवल ये बताने के लिए खड़ा हुआ था। अध्यक्ष जी से अनुमति लिया तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी, फिर भी अध्यक्ष जी मुझे बोले, मैं बोला जब ये सुनना ही नहीं चाहते तो मैं बैठ गया था। बाद में सुनने काल में उन्होंने खेद व्यक्त किया, क्योंकि अध्यक्ष की अनुमति से मैं खड़ा हुआ था। और केवल ये जानकारी कि महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था और हम सब उसमें सम्मिलित हुए थे। गांधी जी के जीवनी पे, उसके उपादेयता पे, उसके योगदान पे, उनके व्यक्तित्व पे सब चर्चा, विस्तार से चर्चा सब लोगों ने किया था। और उस समय ये बात उठी थी कि 150वीं वर्षगांठ को हम लोग एक चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम हम लोगों को जारी करना चाहिए। लगभग 100 एकड़ एरिया में पिछली सरकार के समय योजना बनाई गई थी, और लेकिन उसको कैसे चलाना है, क्या संचालन होगा, क्या उसका मूल उद्देश्य है, इस पर बहुत ज़्यादा कोई बात लिखी नहीं गई थी। बहुत अस्पष्टता थी उसमें, कोई कंक्रीट रोड मैप पे नहीं था। इसलिए सम्मानीय सदन के सदस्य अजय चंद्राकर जी ने लोक धन के अपव्यय का मामला उसमें उठाया था। बट पिछली सरकार ने जो भी जैसा भी छोड़कर गई थी, हम लोग जो बचे हुए काम थे उसे अच्छे तरीके से पूर्ण करने का काम हमने आगे बढ़ाया है, और कुछ आवश्यक काम जो उसको फेज 3 के तहत नई स्वीकृति भी दे रहे हैं, ताकि वो एक अच्छे संस्थान के रूप में विकसित हो सके। और विभिन्न देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को हम लोग को संपर्क कर रहे हैं। सरकारी विभागीय रूप से बहुत बड़े परिणाम कई बार नहीं आ पाते हैं। इस दृष्टिकोण से देश के जो विभिन्न संस्थाएं जो बहुत सकारात्मक और अच्छा और प्रभावी कार्य करती हैं, उन संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं, और आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि कोई अच्छी संस्था को इंगेज करके एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस परिसर को अच्छे से संचालित किया जाएगा, ताकि उसका अधिकाधिक लाभ जनता को मिल सके और उसके अच्छे परिणाम आ सके। ठीक है, आपने सुन लिया, आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना बयान। लेकिन अनादि जी, एक सवाल है मेरा, ये करोड़ों आखिर खर्च हुए, बहुत सारे पैसे होते हैं, लागत लगती है, इसमें आम जनता का भी पैसा होता है, लेकिन जब निर्माण कार्य में कमी आई है तो सवाल उठाया जा रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ है? जी देखिए, निर्माण कार्य में कोई कमी नहीं है। और रही विधानसभा सत्र की बात, तो अनादि जी बीच में रोक रही हूँ माफी के साथ, लेकिन दिक्कत अगर कोई कमी नहीं है अनादि जी, तो फिर सवाल क्यों उठाया गया? आज ये मुद्दा क्यों आया सदन में? आऊंगी निशिकांत जी। अजय चंद्राकर जी सिर्फ इतना प्रूफ करना चाहते थे कि ये एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता की वजह से बना हुआ, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से बना हुआ प्रोजेक्ट है। जबकि भूपेश बघेल जी ने जब उनको टोका तो वो स्पीकर की अनुमति से टोका। मतलब रमन सिंह जी तो वहां बैठ करके सब कुछ देख रहे थे ना, उन्हें तो बिल्कुल गलत नहीं लगा। और अजय चंद्राकर जी हमेशा से बहुत सीनियर नेता है, बहुत सालों तक मंत्री भी रहे, उनका सभी पार्टी सम्मान करती है। लेकिन आप देखेंगे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अक्सर अजय चंद्राकर जी दूसरों के प्रश्नों के बीच में, दूसरों के जब उत्तर दे रहे होते हैं तो वो खुद बीच में खड़े होकर के बहुत बार टोकते हैं, तब तो कोई आपत्ति नहीं करता। इवन पिछली सरकार में जब आप देखिए कांग्रेस का कितना ज्यादा बहुमत था, गिनी चुनी संख्या में भाजपा के विधायक पहुंचते थे, उसके बाद भी उनको अपनी बातें पूरी करने का, विपक्ष को अपनी बातें पूरी तरह से रखने का पूर्ण मौका दिया जाता था। लेकिन अजय चंद्राकर जी
यहाँ पे भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है वो, कि उनके में इतनी समझ नहीं है कि उनको कब बोलना है कब नहीं बोलना है। जब वो स्पीकर महोदय की अनुमति से बोल रहे हैं तो अजय चंद्राकर जी को अपनी बातों पे बाद में तो पछतावा हो ही गया था, उस समय उनको नहीं बोला था ऐसा, उनको पछतावा हुआ भी और उन्होंने उस चीज के लिए माफी भी मांगी। अब आते हैं प्रोजेक्ट पे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब देखिए कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है स्टार्टिंग में, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में, कि सिर्फ बाकी जहां पे महात्मा गांधी जी अपने जीवन काल में रहे, जैसे वर्धा की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है, तो सिर्फ वहीं तक क्यों सीमित रहे? छत्तीसगढ़ के लोगों को भी उनको करीब से जानने का मौका मिले। हमारे पास भी कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए, सिर्फ मूर्तियां लगाना ही काफी नहीं होता, उनके विचारों को भी लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके बीच में हमारी सरकार नहीं रही। अब वर्तमान सरकार को भी इस प्रोजेक्ट में कुछ तो अच्छाई दिखी होगी ना, तभी वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बजटिंग की जो बात हो रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है बार बार जनता का बहुत पैसा लगा है, बिल्कुल जनता का बहुत पैसा लगा है और जनता के भले के लिए ही लगा है। देखिए जब वहां पे लोग जाएंगे, उस जगह का इस्तेमाल होना शुरू होगा, तब एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो प्रोजेक्ट कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। तो अभी इसके इनिशियल स्टेज पे जब सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ है, तब इस तरह की बातें जरूरी नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जैसे ओपी चौधरी जी कह रहे थे कि हम उसको और आगे डेवलप करने का सोच रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से बात करने की, फेज 3 का काम शुरू करने के लिए आगे चीजें चल रही है, बातें हो रही है और योजना बनाई जा रही है। तो ये एक बेहतर तरीका होता है कि आप पिछली सरकार ने, कोई भी पार्टी की हो, पिछली सरकार लेकिन ने अगर कुछ कहें, अच्छा देखिए शुरू किया तो आप उसको आगे लेकर ठीक के है, मैं एक जाइए। रिएक्शन लूं। निशिकांत जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो बोलें, वो अपना रिएक्शन, तो फिर मैं एक सवाल पूछूं। जी निशिकांत जी। तुलसी जी हमारा जो मानना है, जो शुक्ला जी अभी कह रही थी, हमारा ऑब्जेक्शन या अजय चंद्राकर जी का ऑब्जेक्शन उस पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ऑब्जेक्शन ये है कि जब आप किसी चीज के लिए बजट का एलोकेशन करते हैं, तब आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका इंटेंट क्या है। ये बिल्डिंग बना देना या ये महात्मा गांधी जी के प्रति सम्मान का भाव नहीं आएगा जब तक वर्धा, जब आप वर्धा को कोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वर्धा के रूप में जब आप उसको डॉक्यूमेंट पे क्यों नहीं लाए? आपने इसका बजट का प्रोविजन तो किया, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट पे क्यों नहीं लाए कि अगर हम हॉकी, नेशनल हॉकी स्टेडियम बनाएंगे या छात्रावास बनाएंगे या और कुछ बनाएंगे, तो उसको संचालित कौन करेगा? जैसे आज वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें जुड़ के काम कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ लेवल पे संस्थानों से बात चल रही है, प्रयास किया जा रहा है। ये चीजें जब, चूंकि क्या होता है, जब बजट का एलोकेशन विधानसभा के अंदर आप करते हैं तो आपका विजन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि संचालन कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, कितने एकड़ में होना चाहिए और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने जब 2022 में 8 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया, उसके बाद 23-24 में जब हुआ, 22-23 में 60 करोड़ का किया, फिर 23-24 में हमने 61 करोड़ का किया। हमारा इंटेंट यही था कि जब जन का धन लग चुका है तो उसको कंप्लीट करके, अब हमारी स्थिति ये है कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बाद हम इसको तय करने जा रहे हैं कि हाँ अब संचालन कौन करेगा, क्योंकि बजट का प्रोविजन हो चुका था, लागत लग चुकी थी, तो हम उसको ना उनके नाम को बदल रहे हैं, ना योजना को बदल रहे हैं, बल्कि और बेहतरी के लिए, प्रदेश के युवा के लिए, प्रदेश के महिलाओं के लिए और पूरे प्रदेश को कैसे उससे लाभान्वित किया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार प्रयासरत है। वास्तविकता यही है कि अब उसकी दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया। पहले से ब्लूप्रिंट तय होना चाहिए था। जब जिस प्रकार से आत्मानंद को आपने बजट नहीं दिया, कोई बिना बजट के वो डीएमएफ से स्कूल चल रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि डीएमएफ से कोई स्कूल और अस्पताल चलेगा? बजट का प्रावधान इसीलिए किया जाता है कि उसको हमेशा उसके लिए पैसा मिलता रहे, लेकिन आपने एक मतलब प्रोपोगेंडा के रूप में अगर चीजों को निर्माण करना है और दिखावे के रूप में उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके परिणाम इसी तरह से होंगे। लेकिन धन्यवाद आदरणीय विष्णुदेव साय जी का और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का कि जिन्होंने इसको कंटिन्यू भी किया और उसका ब्लूप्रिंट और विजन तय कर रहे हैं। आने वाले समय में वास्तव में महात्मा गांधी के प्रति ये सम्मान होगा कि वर्धा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी एक विकसित ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत को समृद्ध करने की परिकल्पना महात्मा गांधी जी की थी, वही संकल्पना हमारी आपने की नीलनलार का भाव भी वही है। शब्द अलग है, लेकिन नीलनलार में बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए तेजी से चहुमुखी विकास जब लाल आतंक से मुक्त हुआ है बस्तर तो हम कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी प्लस चिन्ह उस पर खड़ा करती है। 7 दशक से विकास से अछूता रहा गांव। पहली बार किसी ग्राम पंचायत में, बस्तर के कई ऐसे ग्राम पंचायत है जिसमें पहली बार बिजली देखी गई है।
4G 5G का नेटवर्क हम पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है। वर्तमान में सड़कों का निर्माण हो चुका है। ये प्रतिबद्धता होती है प्रदेश की सरकार की कि 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए आपको काम करना चाहिए, ना कि टैग लाइन। आप टैग लाइन के लिए अगर काम कर रहे हैं तो परिणाम आपके समक्ष है। अगर आपने महात्मा गांधी के प्रति अगर ये भाव रखा था तो आपको अपने कालखंड में इसको कंप्लीट करना था। पहले देखिए कुछ चीजें समय लेती हैं, इस बात को आप भी तो मानेंगे निशिकांत जी। कुछ चीजें देखिए, पैसा सरकार, आप भी सरकार में हैं, चीजें बनने में समय लेती है। अगर हम कोई, पूरी बात सुन लीजिए, अगर हम अपना घर बना रहे हैं निशिकांत जी, पैसा हमने लगा दिया, अब हम मजदूरों को बोल रहे हैं देख भाई हम तुम्हें 1 करोड़ देने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन तू इसे 2 दिन में खड़ा कर दे। अरे 2 दिन में कैसे वो खड़ा हो जाएगा? उसमें सामान लगना है, 10 चीजें आनी है, बनने में तो निर्माण जो कार्य है वो भले आप मजदूर बढ़ा लीजिए, समय तो उतना ही लगेगा। हो सकता है 2 दिन ज्यादा लगे, 2 दिन कम लगे, हफ्ता 10 दिन का फर्क आएगा, समय लग सकता है। वही मैं बोल रही हूँ निशिकांत जी। तुलसी जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ 10 सेकंड आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इस कार्य के लिए 150वीं जयंती का ही इंतजार क्यों करना था? जब सेवाग्राम का स्थापना करना था तो सरकार पहले ही मंथ में, पहले ही साल में इसको इंटेंट को क्लियर करती, क्योंकि कोई योजना लाते हैं और इतनी बड़ी योजना जहां 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए का लागत है और आपका विजन इतना बड़ा है कि वर्धा के स्वरूप में अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ में अगर इसको स्थापित करना चाहते हैं, उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने समय के कालखंड में इसको कंप्लीट करना था। आज जो ये प्रश्न लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि विजन नहीं था, ब्लूप्रिंट नहीं था, कार्य योजना नहीं थी। आज मैं शुक्ला जी से, सामान्य शुक्ला जी से पूछ सकता हूँ कि आपका इंटेंट, देखिए समय कम है, हाँ समय कम है, जल्दी नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, जवाब दे दीजिए अनादि जी, क्योंकि देखिए क्यों 150वीं जयंती का आप लोगों ने इंतजार किया? ठीक है, समय लेता है, काम होने में समय होता है, लेकिन आप लोगों ने इतना इंतजार क्यों किया कि आपके जो उस समय विपक्ष थी आज वो सत्ता में है, उन्हें मौका मिल रहा है आपसे पूछने का? जी देखिए, 150 भी नहीं, 185th वर्षगांठ पे ये किया गया था। और देखिए जब कोई माइलस्टोन आता है तो उसको हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती है। और कैसे ब्लूप्रिंट नहीं था, सब कुछ तो उसमें क्लियरली मेंशन था ना कि वहां पे लोक कला के लिए बनाई जाएंगी चीजें, कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके साथ ही उसको एक पर्यटन टूरिज्म के साथ ही वहां पे लोगों को महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में भी समझाया जाएगा, इसका विजन था वहां पे क्लियरली। उसके बाद वहां पे वृद्धाश्रम बनाने की परियोजना थी ताकि जो बेसहारा लोग हैं उनको एक रहने का दूसरा ठिकाना मिल जाए। छत्तीसगढ़ की स्थानीय लोक कला, विशिष्ट कलाकार, जैसे बस्तर का उल्लेख भी किया अभी, तो बस्तर, रायगढ़ और अन्य जगह पे जो मेटल की वस्तुएं बनाने वाले लोग होते हैं, हस्तशिल्प इतना ज्यादा समृद्ध है छत्तीसगढ़ का, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए वो प्रावधान किया गया था। सबसे पहली जरूरत जो बेसिक नीड होती है किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने की, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले उसी पे काम चल रहा था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाता तो बिल्कुल उसको संचालित करने का विजन भी था सरकार के पास में, लेकिन सरकार नहीं रही। तो ऑब्वियसली ये तो खुद की समझदारी होनी चाहिए ना कि जब सरकार ही नहीं रही हमारे पास में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अधूरा था। ठीक है, वो आगे बढ़ा, ठीक है, समय कम है। लास्ट आपका और निशिकांत जी, आप दोनों का मुझे फाइनल कमेंट चाहिए। सबसे पहले निशिकांत जी, आप बहुत छोटे में समअप करिएगा। बिल्कुल दूसरी जो शुक्ला जी कह रही है, वास्तव में संचालन का पहले से तय होना था। आप जब इतने बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे कला को भी जोड़ना है, संस्कृति को भी जोड़ना है, पर्यटन को भी जोड़ना है, स्कूल और खेल को भी जोड़ना है, तो ये आपके विजन में क्लियर स्पष्टता होनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये कमी थी, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और उसी इंटेंट से, जो इंटेंट भूपेश बघेल जी का था, उसी इंटेंट से, महात्मा गांधी जी के प्रति समर्पण भाव से उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वास्तविकता यही कि हमारा भाव है कि उसका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। ठीक है अनादि जी। जी, महात्मा गांधी की जो बहुत विचारधारा थी, मुझे लगता है जन जन तक एक बार फिर से उसको पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी दिशा में भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम करना शुरू किया था। ठीक है, कांग्रेस क्योंकि हमेशा से महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलती आई है, और हम यही चाहते हैं कि जो वो चाहते थे, एक ग्राम को वो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में देखते थे और वैसे ही डेवलप करना चाहते, तो ये वही विजन है जो रायपुर में वो विजन हो जाए पूरा, लेकिन देखना ये है कि इसका अब इस पर लड़ाई क्या होगी। अब इस पर लड़ाई होगी क्रेडिट की। अगर ये बन ठन के अच्छे से तैयार हो गया तो कांग्रेस बोलेगी शुरुआत हमने किया था, फीता काटा है बीजेपी ने। बीजेपी बोलेगी आप अधूरा छोड़ करके गए थे, पूरा हमने किया है। अब ये लड़ाई देखने वाली होगी। फिलहाल बड़ी बहस में आज दोनों का शुक्रिया समय देने के लिए। निशिकांत जी समय नहीं दे पाऊंगी, बिल्कुल माफ कीजिएगा, अगली बार के लिए आप जरूर आइएगा। चलिए फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। दर्शकों, आपने पूरी बड़ी बहस सुनी, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से एक योजना पर
सदन में चर्चा हुई है, बहस हुई है और हमने भी यहाँ बड़ी बहस कर ली, लेकिन